आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ वॉइस टेलीविजन उर्दू की खास पेशकश। और मुद्दा हस्ब रिवायत हम सियासत पे ही करेंगे। सियासत में बड़ा मोड़ जो है कल शाम को देखने को मिला जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर पहुंचे। और कश्मीर पहुंचने के बाद उन्हें श्रीनगर के एक बड़े होटल में बैठे मुलाकातें की। आज रात देर गई, मालूम हुआ कि वो श्रीनगर के लाल चौक भी पहुंचे और आज उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दोनों से मुलाकात भी की। ये मुलाकात साफ जाहिर है इनका दौरा जो था ये अलायंस के रिलेटेड ही माना जाता था। और इस दौरे से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी ने जब मीडिया से बात की तो उस दौरान उन्होंने बताया कि रेस्पेक्टेबल अलायंस होगा। तो रेस्पेक्टेबल अलायंस में बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया ब्रीफिंग करते हुए बताया कि बराबर सबकी सब 90 सीटों पर अलायंस होगा। ये अलायंस किस तरह से होगा? दोनों पार्टियों का जो हाल अहवाल है थोड़ा सा हट के है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर जारी किया और उस मंशूर में बाज़ाब्ता तौर पर बताया है कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसमें 370 है, उनके इस हवाले से एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है, अलायंस बनता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो क्या असेंबली के फ्लोर पर पहले ही जब रेजोल्यूशन लाया जाएगा तो क्या कांग्रेस उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगी? आज हर जगह पर हमसे पूछा जाता था। और आज जो अलायंस की बात की गई, ये अलायंस जो बनाया गया, इसमें क्या ये चीज़ें डिस्कस की गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया कि भाई कांग्रेस वालों, राहुल भाई, हमारा तो रेजोल्यूशन में ये डालना है, आप क्या इसका सपोर्ट करोगे? क्योंकि अगर कांग्रेस 370 को सपोर्ट करती है तो कांग्रेस को साफ जाहिर है जिस तरह से मुल्क में 370 को की हवा खड़ी की गई, एक बूथ बना के पेश किया गया, उस तरह से कांग्रेस ये रिस्क ले ही नहीं सकती है कि वो 370 को कहीं सपोर्ट करे, क्योंकि उन्हें बड़ा नुकसान होगा पूरे मुल्क में। और एक छोटी सी 4 पार्लियामेंट वाली एक यूटी के लिए, पार्लियामेंट सीटों की यूटी के लिए मुल्क की 400 पार्लियामेंट सीटों को खतरे में कांग्रेस डाल नहीं सकती है। तो ये सारा जो मामला है यही हमारा आज का मुद्दा। और ये क्या अलायंस लंबा चल पाएगा, इसी मुद्दे को लेकर आज मेरे साथ हैं पीडीपी के तर्जुमान सैयद ताहिर, एडिशनल स्पोक्समैन है पीडीपी के सैयद ताहिर, और साफ जाहिर है पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अब्दुल हमीद, मलिक हमीद मेरे साथ मौजूद है दोनों। सबसे पहले मलिक हमीद साहब, मैं आपसे ही शुरू करूँगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस क्या वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहले सनम जी हम देख लें कि किस रीजन में किसका फायदा है। पहले हम बात ले लें तो यहाँ बानिहाल से करना तक मुझे नहीं लगता बीजेपी वाले अपना खाता छोड़ सकते। और दूसरी बात रही कांग्रेस, थोड़ा सा आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा आपकी आवाज़ का ऑडियो बढ़ा दे ताकि हम जान सकें। सनम जी मैं ये बोल रहा हूँ, पहले देखना होगा कि अलायंस दोबारा मलिक हमीद से, तब तक ताहिर सईद, क्या पीडीपी अलायंस के लिए पर तोल रही थी? अब तो पीडीपी इंडिया अलायंस से भी बाहर पहले हो गई थी, आज इस अलायंस से भी बाहर होगी, तो कांग्रेस को पीडीपी पे भरोसा नहीं था? अलायंस की आप भी बातें कर रहे थे। देखिए सनम भाई, जो अलायंस बात है, अगर आपको याद होगा कि जब 2019 में एक सियासी तारीख जम्मू कश्मीर में दिखाया, तो अगर किसी लीडर ने सबसे ज्यादा यहाँ पर इत्तेहाद की कोशिश की, तमाम लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, तो वो महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। और हम हमेशा पीडीपी हमेशा अलायंस के हक में रही है, और हमने पार्टी मफादात से बढ़कर हमने ये कहा है कि जहां अगर कश्मीर के मजमूई मफादात के लिए हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और जहां तक कांग्रेस के साथ अलायंस का सवाल है, हमने इससे पहले भी कहा है, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और आइडियोलॉजिकली, नजरियाती तौर पर नजरियाती हम जो पूरे मुल्क में राहुल गांधी या इंडिया अलायंस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें उनमें बराबर साथ हमारा है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि देखिए, कांग्रेस की ये एक मॉरल जिम्मेदारी बनती है कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं, जिस मुसीबत में इस वक्त फंसे हुए हैं, ये कांग्रेस की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकाले। क्योंकि जब 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ इल्हाक किया, उस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप पर भरोसा करके हमने इल्हाक किया है। हमने उस वक्त भरोसा किया है कांग्रेस की लीडरशिप पर, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे भरोसा किया है, हमने सरदार पटेल साहब पे भरोसा किया है, हमने BR अम्बेडकर साहब पे भरोसा किया है, हमने गोपाला स्वामी अयंगर पे भरोसा किया है। जो भी उस वक्त जो भी बड़ी लीडरशिप थी, हमने उन पे, कांग्रेस की लीडरशिप थी, इसलिए ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर, कांग्रेस की एक स्पेशल जिम्मेदारी
जिम्मेदारी बनती है और कांग्रेस की। और इसीलिए हम जब कहते हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हमने जब कहा कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस के हक में, हमने कुछ दिन पहले भी कहा था, हमने कहा कि हम अलायंस के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग इस मुसीबत से बाहर निकलते हैं, इस दलदल से बाहर निकलते हैं, तो पीडीपी ने कहा है कि पीडीपी किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। और हम हमेशा अलायंस के हक में रहे हैं। हमने न पीएचडी को तोड़ा है, हमने ना हम कभी इंडिया अलायंस से अलग हुए हैं। जिस वक्त उमर साहब ने पार्लियामेंट के इंतखाबात से पहले बयान दिया, तो उमर साहब ने तो खुद, मतलब उस वक्त जो बयान दिया, खुद ब खुद हमें पीएचडी से अलग कर दिया खुद ही। और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट में अलायंस किया, हमने तब भी कहा कि हम तो इंडिया अलायंस के साथ हैं, नजरियाती तौर पर साथ हैं। लेकिन उनका इलेक्टोरल अलायंस रहा, लेकिन नजरियाती तौर पर हम तब भी साथ रहे। और हम आज भी कहते हैं कि पीडीपी किसी भी तरह के इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है। ये और कोई भी पीडीपी इत्तेहाद नहीं जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में। मलिक हमीद, हम जरा थोड़ा सा देखें, ये अलायंस जो है, पीडीपी वाले कहते हैं कि हमें नजरियाती इत्तेहाद हमारा उनके साथ है, लेकिन उनको इलेक्टोरल इत्तेहाद चाहिए। वो वोट बैंक सियासत करते हैं, कहते हैं हम जी पॉलिसी सियासत करते हैं। ज़रा ये बताइएगा, ये कांग्रेस वालों को पीडीपी पे भरोसा नहीं था, इन लोगों को साथ नहीं लेके चला जा सकता था जब एक्चुअली सनत जी, मैं पहले क्या कहना चाहता हूं कि पहले हम देख लें कि किस रीजन में किस पार्टी का फायदा आएगा। आपको खुद पता है कि बानाल से करना तक बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। और जम्मू में मुझे जैसे लगता है, जैसे बात की मैंने लोगों से, चाहे वो उधमपुर हो, रजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो या कठुआ हो, तो एंगर काफी है टोल प्लाजों के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, जो सेक्रेटरीट बंद हुआ, जो मुंह बंद हुआ उसके खिलाफ, क्योंकि जम्मू का कारोबार उससे मुनकता हुआ खत्म हुआ। तो और दूसरी बात, जो कश्मीरी वहां जाते थे, जो उनका कारोबार उससे बढ़ता था और बैठते थे, बात करते थे, जो रिलेशन एक वो ब्रिज था वो खत्म हो गया। तो जो बीजेपी वालों के खिलाफ ऑलरेडी एंगर है। और दूसरी बात यह है कि जो 35A के बारे में, 370 के बारे में नहीं बता रहा हूं, 35A जो जॉब और लैंड सिक्योरिटी के बारे में, वो जम्मू वाले काफी कंसर्न है। और स्टेटहुड के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है। मुझे लगता है कि बीजेपी का अब जो ये जो एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, इसने काफी ज्यादा ग्राउंड पर नुकसान होगा बीजेपी का। मुझे नहीं लगता वो 10 से कम ही सीटें लेंगे, 10 से ऊपर नहीं जाएंगे। और अब रही ताहिर साहब की बात, पीडीपी की बात, पीडीपी शायद लोग अभी, जो आपको पता है कि पार्टियों का इंटरेस्ट होता है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस का इंटरेस्ट इसलिए रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक वोट बैंक है और एक एज है कश्मीर में, इसलिए उनके साथ अलायंस हुई। तो उनको पता है कि अभी पीडीपी उस मरहले पर नहीं है, उस ट्रैक पर नहीं है, क्योंकि 2014 में जो ये अभी कहते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी थी जब उन्होंने पता था कि बीजेपी के एजेंडे में, बीजेपी के जो एजेंडा है पिछले 70 साल से 370 का हटाना, उनके हर मैनिफेस्टो में जब उनके पास एक काउंसलर नहीं था, एक एमएलए नहीं था, एक एमपी नहीं था, तब भी उनके मैनिफेस्टो में यही आता था कि 370 को हटाना है, कश्मीरी को डिग्रेड करना है, कश्मीरी को परेशान करना है। तो उस एजेंडे को जब इन्होंने एक्सेप्ट किया, तब से यहां परेशानी खड़ी हो गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी शायद अभी इन पर भरोसा नहीं कर पा रही है, या एनसी इन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। तो ये बात सही है कि बीजेपी को यहां लाने में, और बीजेपी जो ने तबाही की, जो डिक्टेटरशिप चलाई, वो 2014 के बाद हुई। 2014 से पहले वो किसी भी इलेक्शन में, पहले उन्होंने 12 सीटें भी ली थी, जब जम्मू में वो क्या बोलते हैं, वो लैंड का मसला हुआ था, 12 सीटें ली थी, मगर फिर भी वो अपोजिशन में रहे। कभी बीजेपी असेंबली में नजर नहीं आ रही थी। मगर जो फायदा उनको पीडीपी ने पहुंचाया, पीडीपी की क्या मजबूरियां थी उस वक्त, कैसे उन्होंने अलायंस किया, तो उस अलायंस की वजह से इनको खुद पता था कि मलिक हमीद मैं पहले हमीद साहब को जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद आप सवाल करें। मैं पहले हमीद साहब को जवाब देना चाहूंगा। हमीद साहब, आपको मालूम होगा कि हमारा बीजेपी के साथ कोई प्रीपोल अलायंस नहीं था 2014 में, बट दैट वाज अ पोस्ट पोल अलायंस। और उस वक्त जम्मू में 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा की 2 सीटें बीजेपी के अलाई जीत गए थे, और उधमपुर की 1 सीट इंडिपेंडेंट जीत गए थे। बीजेपी 28 सीटें जीत के आई थी, और हमारे पास भी 28 सीटें हैं। तो जो आप ये कह रहे हैं कि हमने उनको बीजेपी को असेंबली में लाया, बीजेपी को हमने असेंबली में नहीं लाया। बीजेपी को असेंबली में लाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग थे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने खासकर
खासकर जम्मू में जो बीजेपी को डिसाइसिव मैंडेट मिला था। दूसरी बात, जहां तक अलायंस का सवाल है, मैं बार बार ये क्लियर करना चाहता हूं, हमारा बीजेपी के साथ एज ए पार्टी कोई अलायंस नहीं था। हमारा अलायंस, और अलायंस वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट 2014 में डिसाइसिव मैंडेट के साथ पूरे मुल्क में आई थी। और हमीद साहब को भी मैं बताना चाहूंगा कि एज लॉन्ग एज पीडीपी वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, न हमने 370 के साथ कोई छेड़छाड़ होने दी, न हमने कोई 35A के साथ कोई छेड़छाड़ होने दी। अगर हमने कुछ वैसा होने दिया होता तो न वो पीडीपी तोड़ते, न वो सरकार तोड़ते। पीडीपी को तोड़ने और सरकार को तोड़ने की बुनियादी वजह सिर्फ यही थी कि पीडीपी बीजेपी के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ी रुकावट। ये एक चीज और जम्मू कश्मीर में अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करना था, तो सबसे पहले उनको पीडीपी को तोड़ना पड़ा, बाद में उन्होंने जम्मू कश्मीर को। मलिक हमीद, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत ज्यादा आपकी एक पहुंच है। एक चीज क्या कश्मीरी भूल जाते हैं, जब उमर साहब बीजेपी के साथ फॉरेन मिनिस्टर थे तब ये 370 तोड़ना उनके मंशूर में नहीं था। तब जम्मू कश्मीर के आवाम को डिग्रेड करना, क्या उमर ये वन साइडेड नैरेटिव चलाया जाता है कि पीडीपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं थी? वो बात भी तो है। आज की डेट में हम आज की बात करते हैं। हाँ, वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, ये बात आपकी सही है, कश्मीरी भूल जाता है, कश्मीरी हर भूलने की बीमारी है कश्मीरियों में। मैं ये कहना चाहता हूं कि उमर साहब के वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हुकूमत में थी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई एक प्रोपेगेंडा करने में कि जब तक हम थे ये किसी की हिम्मत नहीं थी 370-35 से स्टेटहुड लेना, क्योंकि उनके वक्त में ये नहीं हुआ। ताहिर साहब को मैं बता दूं कि इनको ऑलरेडी पता था, मुझे लगता है 2015 में जैसे ही मोदी साहब की डेथ हो गई, उनको पता था बीजेपी तोड़ेगी, बीजेपी हुकूमत तोड़ेगी, बीजेपी फिर हमको तोड़ेगी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे और किसी चीज से, ये हमारे लीडर्स को तोड़ेगी और 370 हटाएगी। इनको ये पता था, इनको महसूस हो रहा था हुकूमत में। अगर इन्होंने वक्त फैसला लिया होता हुकूमत छोड़ने का तो हालात मुझे लगता है यहां तक नहीं पहुंचते। एक इम्पोर्टेंट सवाल है ये ताहिर से मैं जरा पूछना चाहूंगा, क्या ये 370 ये है, ये तब तोड़ा गया जब पीडीपी बीजेपी सरकार में थी, या उसके बाद जब यह गवर्नर रूल था? ये दोनों पार्टियां कई एग्जिस्टेंस, ये तो गवर्नमेंट ने तोड़ा है ना। मैं तो वही बोल रहा हूं, देखो मैं को खुद पता था, महसूस हो रहा था कि हमें तोड़ा कब गया, लेकिन तोड़ा कब गया? सरकार के बाद तो तोड़ा गया ना। पीछे हो जाएंगे, ये पीछे हो जाएंगे और इसको तोड़ेंगे। तो वक्त पहले उन्होंने अगर महबूबा मुफ्ती ने खुद हुकूमत छोड़ दी होती तो मुझे लगता है पीडीपी के हालात कुछ और होते। ये बात थोड़ा सा जो है हकीकत से बाहर नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल मैं जानना चाहता हूं, एक्चुअली आज का डिबेट हमारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह 16 सीटें कांग्रेस मांग रही है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है? क्या वो बटवालू की सीट दे सकती है? क्या वो ईदगाह की सीट दे सकती है? क्या वो बारामूला उड़ी की सीट दे सकती है? क्या वो शुभ बांडीपोरा की सीट दे सकती है? क्या उसके अंदर अपने भी तो तोड़फोड़ हो जाएगी? जिस तरह परसों पीडीपी ने 2-4 कैंडिडेट्स का ऐलान किया तो बड़े लोग उनके चले गए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में तोड़फोड़ नहीं होगी? और फिर क्या पुंछ राजौरी में कांग्रेस को एक बार फुल स्वीप करने में ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस मदद तो नहीं करेगी इस अलायंस से? सनम जी, डेफिनेटली अपने मैंने कहा कल भी इंटरेस्ट अपने होते हैं, हर कैंडिडेट के इंटरेस्ट होते हैं और पार्टी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो ये होगा ही। मगर पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि स्टेटहुड का होना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर दूसरी चीज जो उन्होंने पहले मैनिफेस्टो में रखा था, जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लिए जॉब और लैंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो वो बात आज नहीं हुई। और आपने जो कही कि क्या 370 के बारे में क्या सोचा जाएगा, क्या जो उन्होंने कहा कि हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो रेजोल्यूशन के बारे में क्या होगा, क्या तब कांग्रेस उनका साथ देगी? इसमें सवालात खड़े होते हैं। मगर इस वक्त मैं बोल रहा हूं कि अब फ्रंट पर जम्मू रीजन में कांग्रेस रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वहां एंगर है, वहां एंगर है। जो आप मैं कह रहा हूं क्या कश्मीरी को आपने असेस किया, ये किसको वोट दे रहा है? क्या ये डेवलपमेंट को वोट दे रहा है, ये सेंटिमेंट्स को वोट दे रहा है, 370 को वोट दे रहा है, 35A को वोट दे रहा है, जो पिछले 5-6 सालों के दौरान जो कानून बनाए गए, रिऑर्गनाइजेशन किया गया, उसको वोट दे रहा है? देखो दो चीजें रहेंगी सनम जी। मुझे लगता है कि जो बनारस से यहाँ जो रहे वो थोड़ा सेंटिमेंट भी रहेगा, संपैथी भी रहेगा और डेवलपमेंट पर वोट भी दिया जाएगा। जम्मू में ओवरऑल सिर्फ जम्मू में डेवलपमेंट पर वोट दिया जाएगा और राजौरी पूंछ में मिक्सड रहेगा, सेंटिमेंट भी और सिंपैथी भी और 370 भी, 35A भी और स्टेटहुड भी। मगर जम्मू में
एक और चीज रहेगी, जो इन्होंने पावर टैरिफ, जो इन्होंने सेक्रेट मूव बंद किया, जो इन्होंने पेपर लीक किया, जो इन्होंने जम्मू का जो बाजार खाली हो रहा है अब, जब ये क्या बोलते हैं उनका कारोबार खत्म हो रहा है, और जो रोड पर जो टैक्स ज्यादा लिए गए, वो मुद्दे भी क्या ये मुद्दे छाए रहेंगे या सिर्फ कश्मीर में सेंट मेरा सनम जी देखिए, आज बिल्कुल आज जो जम्मू कश्मीर में जो आज इलेक्शन हो रहे हैं, डेवलपमेंट के मामले में डेवलपमेंट के जो डेवलपमेंट है उस पर हावी रहेगा सेंटिमेंट। मलिक हमीद जरा ये जी ताहिर सही देखिए सनम भाई, देखिए आज जो इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, और पिछले तकरीबन 5-6 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो नुमाइंदगी से महरूम हैं। उन्हें मतलब अपने नुमाइंदे नहीं है जिनके पास वो जाते, जिनके पास वो अपने मुद्दे रखते। एक तो सबसे बड़ा जो मैं तो बहरहाल हमीद साहब तो एक सियासी तजनिगार की हैसियत से इसको देखते हैं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से अगर इसको देखूं तो जाहिर सी बात है कि आई थिंक कि इश्यूज और एस्पिरेशंस दोनों को लेकर जो है वो वोट डाले जाएंगे, जहां इश्यूज भी होंगे और ख्वाहिशात भी होंगे। दोनों चीजों को लेकर जो है आज के टाइम में वोट डाला जाएगा। और जो पैटर्न हमने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जो हमें कुछ पैटर्न कुछ देखने को मिला, तो शायद उसका भी कुछ असर रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर इस वक्त ये देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जो जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस की बात करेगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो 5 अगस्त के बाद खासकर, बहरहाल शुरुआत तो 5 अगस्त से नहीं हुई है बल्कि उससे पहले हुई है, लेकिन उससे पहले भी हमारे मसले बहुत बड़े थे। लेकिन 5 अगस्त के बाद इमीडिएट जो हमारे मसले हैं, कैदियों का मसला है, हमारी जमीनों का मसला है, हमारे वसाइल का मसला है, डिसएम्पावरमेंट हुई है, लोकल्स को डिफरेंट तरीकों से टारगेट किया गया है, तो ये सब इश्यूज जो है आज के इस चीज में आज जो है वो हावी रहेंगे। और मुझे लगता है कि लोग इन्हीं चीजों को लोग देखेंगे कि कौन सही मानों में असेंबली में जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशन और इश्यूज को बैलेंस करके उनके सही नुमाइंदगी कर सकते हैं। मलिक हमीद, अब जरा दूसरे इसी मुद्दे के साथ जोड़ा हुआ, पिछले काफ़ी बार कांग्रेस ने भी कुछ लोग बताते कांग्रेस के कि पीडीपी की साख जो है ग्राउंड पे कमज़ोर है, इस वजह से हम उनसे अलायंस करें। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं पीडीपी में कुछ एक रिवोल्यूशन सा आ रहा है। मैं कल खित्ते चनाब में यानी राजौरी, माफ़ कीजिएगा, पुलिस राजौरी में प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ के लोगों से मिल रहा था, वहाँ वो बता रहे थे पीडीपी फ्रंट लाइन है इस टाइम वहाँ पे। इसी तरह अगर आज देखें, आज मियां अल्ताफ साहब का मुकाबला ही नहीं बताया जाता था कंगन में, लेकिन आज जमात अली शाहीन जो हमारे बाजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़रत नांगा बाजी के वो कश्मीरी में ज़ुर कहते हैं उससे हैं, ये एक बड़ी टक्कर की वहाँ बात है। फिर जस्टिस जो है रिटायर्ड जस्टिस जो हमारे जस्टिस अशरफ मलिक साहब, ये साउथ कश्मीर से, फिर साबका एमएलए सैयद बशीर वो पीडीपी में आए, और भी कई लोग आए। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने दिनों किसी को आते नहीं देखा। तो लोग जो पीडीपी में ज्वाइन करें, इससे तो लग रहा है कि नैरेटिव पीडीपी का नैरेटिव बड़ा एक्सेप्ट हो रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस में हमने ज्वाइनिंग, आप कैसे कह सकते हो कि पीडीपी या और कोई जमात कमजोर हो रही है? कमजोर नहीं होती। देखो, जमातें मरती नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है कि 2002 में जो मुफ्ती साहब थे, तो 2014 में मुफ्ती साहब आए, तो उनके वर्कर कैडर एक स्ट्रांग वर्कर कैडर है। क्योंकि अगर ताहिर साहब माने, इनके लीडर तो गए, मगर मुझे नहीं लगता कहीं से वर्कर हिला है इनका। इनके वर्कर बिल्कुल वहीं के वहीं हैं, जो उन्होंने आइडियोलॉजी पसंद की थी मुफ्ती साहब की, वो उस आइडियोलॉजी के साथ अभी भी है। और मुझे भी लगता है कि एक स्ट्रांग वॉइस महबूब मुफ्ती खुद है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने बार बार 1-2 जगह कहा, दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने वहां भी कहा कि मैंने कहा हम स्ट्रांग 2 वॉइसेस हैं, हम खो गए। एक तो उमर अब्दुल्ला अगर नॉर्थ से जीत जाते और महबूब मुफ्ती जी हमें साउथ से मिल जाती, साउथ से जाती पार्लियामेंट में, तो माहौल कुछ अलग होता। क्योंकि जो हमारी पोजिशन ताहिर साहब ने जो कहा 5 अगस्त के बाद हुई, तो उस मामले में उस पर बात करने के लिए एक स्ट्रांग 2 वॉइसेस हमारी वहां जाती। तो अभी भी इस पार्टी पर भरोसा है, और महबूब मुफ्ती पर खासकर, क्योंकि महबूब मुफ्ती जो वोकल है कश्मीर के इश्यूज पर, जो कहीं भी हो तो वो वोकल है उस मामले में। तो लोग का एक भरोसा है, एक कैडर का भरोसा उन पर है। और ये हक साहब का ज्वाइन करना और दूसरे लोगों का ज्वाइन करना एक मैसेज देता है कि हाँ, ये पार्टी अभी मरी नहीं है, स्ट्रांग पार्टी है, तो काफी जगह अच्छी फाइट भी दे सकती है। तो अगर वो पहले 28 सीटें या 24 सीटें 25 सीटें ले गए थे, तो उतना नीचे हम नहीं ला सकते उनको, अगर इतने जो अपने
लीडर गए भी है, मगर मैंने जहां तक सुना है कि महबूबा मुफ्ती ने काफी लीडर जो वापस आने वाले थे, जो उनको मना कर बोल दिया। रहे थे कि हम वापस आए पीडीपी में, अगर इग्नोर किया उनको मना उनको जगह मैं नहीं वही दी। जानना चाहता हूं, अगर इसको हम कहते हैं कि पीडीपी कमजोर है, तो फिर महबूबा मुफ्ती हर जो बड़े एमएलए आ रहे थे उनको नहीं आने दिया, उनको नहीं, उसने कहा मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। मुझे खुद मालूम है, मैंने भी एक सिफारिश की थी कि इसको ले लीजिएगा, उसने और जो इलेक्शन जीत सकता था मैंने उसने मुझसे अप्रोच किया, मैंने बताया महबूब। तो ये जो है इस सब के बीच में अगर कल पीडीपी एक अच्छी खासी वो जो है सीट शेयर लेके आती है, तो कल फिर ये तो अलायंस इनको करना ही पड़ेगा ना, फिर कल तो फिर पीडीपी के साथ भी जाना पड़ेगा। तो बात सही, देखो वो फिर मफाद देखा जाएगा, वो देखा जाएगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में कितना अब काम कर पाएंगे, कि पब्लिक इंटरेस्ट में कितनी ख्वाहिशें जो वादे लोगों के साथ किए होंगे और किसके साथ वो हुकूमत बनाएंगे, वो तब देखा जाएगा। मगर इस वक्त मैं बोलता हूं कि बहुत सी सीटों पर टफ कंपटीशन एक देगी पीडीपी, बहुत सी ज्यादा सीटों पर। मुझे लगता है तकरीबन 15 सीटें मेरी नजर में है जिन पर टफ कंपटीशन देगी पीडीपी यहाँ कश्मीर रीजन में। तो चुनाव वैली में भी 2-5 सीटों पर बिल्कुल टफ कंपटीशन मिलेगा पीडीपी की तरफ से। तो पीडीपी अभी देखो खत्म तो नहीं होगी, अब उभर रही है, सीख रही है। अब जो लीडर नए आ रहे हैं छोटे छोटे, क्योंकि उन्होंने अब वर्करों को भी एडजस्ट करना शुरू कर दिया, जो पुराने वर्कर उनको भी मैंडेट देना शुरू कर दिया। तो लगता है कि अब रिवाइव कर पाएगी, क्योंकि हक साहब जैसे लीडर वापस आ गए। तो मुझे लगता है कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट उससे एक स्ट्रांग मैसेज चली गई पीडीपी वर्करों को, तो उनको एक बूस्ट मिला हक साहब के आने से। तो फयाज मीर भी काफी मेहनत कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। वो अलग बात है कि पीडीपी कितना कर पाएगी, मगर मैं बोल रहा हूं कि इस वक्त बीजेपी अलायंस बैकफुट पर है, क्योंकि जम्मू रीजन में अब उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये खुद आपको पता है कि बानाल से करना तक वो खाता नहीं खोल पाएंगे, और जो 25 उन्होंने पहले ली थी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीर रीजन की पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुझे नहीं लगता प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस वो कभी बीजेपी के साथ करेगी, क्योंकि उनको पता है अगर हम एक बार कर गए अब अलायंस, तो दूसरी बार हमारी जगह कश्मीर में नहीं है। ये ताहिर सईद से मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। ताहिर सईद, पोस्ट पोल अलायंस में हम बाद में जाएंगे, फिलहाल इस वक्त पीडीपी की पोजीशन आपको क्या लग रही है, पीडीपी क्या असेस कर रही है अपनी ग्राउंड सिचुएशन? सनम भाई, अभी जब आप बात कर रहे थे स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, मुझे याद आ रहा है 2020 मार्च 2020 में मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस वक्त बहुत से हमारे साथी पार्टी छोड़ के चले गए थे, मैंने तब भी कहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास लीडरशिप हो, कैडर हो और आइडियोलॉजी हो, वो कभी नहीं मरती है। तो वो किसी इंडिविजुअल पे कभी डिपेंडेंट नहीं होती है। तो आज जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जिस तरह का तांता बंधा हुआ है, वो जिस तरह से लोग लीडरान, एक्स-एमएलएज, मिनिस्टर या बड़े जिनका सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जिनका तांता बंधा हुआ है कि वो पीडीपी में आना चाहते हैं, तो आपको खुद भी मालूम है कि कुछ साथी आना चाहते थे, उनको नहीं आने दिया गया। और कुछ दिन पहले एक अखबार ने एक स्टोरी की थी, उन्होंने लिखा था कि पीडीपी को जो खुदा ना खास्ता नुकसान हो रहा है। नो डाउट कि कुछ हमारे 2-3 साथी चले गए, नहीं जाना चाहिए था, हमारे साथी हैं, एक साथ हमने काम किया है, बड़े टफ टाइम में काम किया है, मैं एक्सपेक्ट करता था कि नहीं जाएंगे। और लेकिन वो फिर एक अखबार ने बड़े तरीके से सेंसेशनलाइज उसको किया था। तो मैंने उस जर्नलिस्ट से फोन करके बात की, मैंने कहा कि भाई मुझे बताइए, पार्टी में बड़े बड़े चेहरे इस वक्त आ रहे हैं जिनका ग्राउंड में एक अच्छा खासा एक बड़ा ही इंपैक्ट है। अब्दुल्ला खान साहब, आप मतलब जबरदस्त ताकतवर मतलब सियासतदान है, ग्राउंड पे उनकी पकड़ है और जबरदस्त सियासतदान है। कुपवाड़ा से लेकर पीर पंचाल तक उनका अपना एक असर एक है। मैंने कहा अब्दुल्ला खान पार्टी में आए हैं, चौधरी कंवर साहब पार्टी में आ रहे हैं, आज आपने देखा सैयद बशीर साहब पार्टी में आ गए, आज अशरफ साहब पार्टी में आ गए, जमात अली शाहीन साहब पार्टी, बहुत से बड़े बड़े फेस आ रहे, कल भी पटन से नौजवान आए, बहुत से फेस पार्टी में आ रहे हैं। मैंने कहा अगर आप इसको मजबूती नहीं कहेंगे तो फिर किसको मजबूती कहेंगे? मैं लास्ट कमेंट और महबूबा जी की लीडरशिप पे हमें कभी शक था ही नहीं, हमें हमेशा इससे यकीन था। और मेरा हमेशा से इस बात में यकीन था कि महबूबा जी की लीडरशिप में पार्टी दोबारा उसी जाहो जलाल के साथ उसी तरह से आगे बढ़ेगी। चलिए मलिक हमीद, मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा लास्ट कमेंट। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को कहते हैं कि आप हमारे डिबेट्स में आ जाइए, वो बिल्कुल नहीं आते हैं, अक्सर कहते हैं बस अभी आया, बाद में टाइम पे वो हमें घुमा देते हैं, न उनके यहाँ कोई ज्वाइनिंग होती है। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस मीडिया से दूर क्यों रह रही है? और दूसरी बात कि इनके यहाँ ज्वाइनिंग वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, क्या वजह है? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी अपने पुराने पे ही भरोसा किया, नया कोई
वहां पे जाना नहीं चाहता है। एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप देख रहे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो बड़े लीडर थे वो कम निकले, तो उनके पास मुझे लगता है जगह भी नहीं है नए आदमियों को एडजस्ट करने की, क्योंकि जो भी लीडर अब आता है कि वो मैंडेट मांगने जाता है तो उनके इंटरेस्ट में वो नहीं होता। तो यहाँ से अलायंस भी हुई, अलायंस में किसी और को लाना फिर मैंडेट देना वो भी मुश्किल बात है। मगर सनम जी, मैं आज की जो प्रोग्रेस है, आज की बात करूं, जो राहुल गांधी का आना है, जो अलायंस होना है, इससे मुझे लगता है कि एनसी को कई सीटों पर बहुत ही अच्छा एज मिलेगा। और जम्मू रीजन में बीजेपी को टक्कर देने के लिए ये दो पार्टियां अगर इकट्ठी हुई है तो बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होगा, बहुत एज मिलेगा, लेकिन कुछ लोग इससे यहाँ से निकल भी जाएंगे नहीं ना। बोल पाएगी। लेकिन अगर उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, जो वहां पे दावेदार होंगे उनको सीट जो कांग्रेस को दे दी, वो लोग तो निकल जाएंगे, उनको वो तो नुकसान होगा। वो देखना होगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखनी होगी उनको, कहाँ किस स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जैसा आपको खुद पता है, कश्मीर में साउथ में कुछ सीटें हैं, 2-4 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, उसमें कांग्रेस स्ट्रांग है। तो यहाँ जो कांग्रेस में स्ट्रांग थे नॉर्थ कश्मीर में 1-2 बंदे, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, अभी वो ज्वाइन भी नहीं उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका जम्मू में ही ज्यादा रहेगा, जम्मू में ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम मिलेंगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा मिलेगी और कांग्रेस को कम मिलेगी। मगर मैं यहाँ की बात नहीं करूंगी, यहाँ जीतने या हारने वाली बात अलग है, क्योंकि एज एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। मगर जम्मू रीजन में जितना नुकसान दोनों पार्टियां कर सकती है बीजेपी को, तो वो अच्छा रहेगा, और कश्मीर रीजन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो हिटलरशाही हमारे साथ दिखाई 2014 के बाद, डेमोक्रेसी को तार तार किया उन्होंने, जो उन्होंने 35 स्टेट हो 370 बाकी चीजें, रोज रोज ऑर्डर निकालना, एलजी को पावर देना, तो जो उन्होंने हमारे साथ किया, तो उनको दूर रखने की जो ये कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है। और इनको, मगर ये बात जो अलायंस हुआ, ये ग्राउंड पर उतारना इंपॉर्टेंट है। ये कितना ग्राउंड पर उतरेगा तो वो अभी पता नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक हमीद और ताज सईद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा समय आप कम ले सके, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम था मुद्दा, और मुद्दा में अलायंस, और इस अलायंस के बाद क्या कुछ होगा। लेकिन जहाँ आज हमने देखा पीडीपी में एक बार फिर जो बूस्टिंग से कहा जा सकता है, जो हमारे नांगा बाजी हजरत हैं, मलंगाम वाले जो हमारे पीर हैं, उनके जो खानवादे हैं या उनके फर्जंद हम कहेंगे उन्हें, सईद जमात अली शाहीन, उन्होंने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। और इससे कोई बड़ा मामला पीडीपी के लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जमात अली शाहीन हल्का इंतखाब कंगन से ताल्लुक़ रखते हैं, और हल्का इंतखाब कंगन में अब तक मियां अल्ताफ़ जो अब पार्लियामेंट में चले गए, एक दबदबा माना जाता था, अब की बार टक्कर जोर की देखने को मिलेगी। इधर मोहम्मद अशरफ मलिक, उन्होंने भी आज साउथ कश्मीर से ज्वाइन किया। सईद बशीर साहब का एमएलए, वजीर, मिनिस्टर वगैरह रहे, उनने भी आज पीडीपी को ज्वाइन किया। और जहां पीडीपी को उन्होंने ज्वाइन किया, वहीं अब्दुल कयूम और हरबख्श सिंह का पार्टी से निकलना या पीडीपी से निकलना आज भी बहुत लोग याद कर रहे थे। चलिए, ये था मुद्दा का आज का इतना ही। रिजवान ला रहे हैं आपके लिए उर्दू खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।